चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक भाग 1 रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाग 1 के बारे में आज जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें थोड़ा हमने कल बताया भी था आपको, भाग 1 संघ राज्य जो क्षेत्र है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1। अभी ये देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है देश का नाम, और भी चीजें कहता है, जैसे अभी लिख लीजिए, थोड़ा लिखिए जल्दी से, यहीं से लिखना स्टार्ट करिए जल्दी से। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देश का नाम, इसमें लिखिए देश का नाम। इसमें क्या क्या देश का नाम है? हाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए देश के नाम में इंडिया और भारत, इंडिया कॉमा भारत। लिखिए राज्यों का संघ। राज्यों का संघ मतलब जो प्रकृति है वो संघीय प्रणाली की है। प्रकृति कैसी है? संघीय प्रणाली की है। राज्यों का संघ, संघीय प्रणाली। अब देखिए संघीय प्रणाली से बात समझ लीजिए कि जैसे हमने आपको बताया भी था कि जो संघीय प्रणाली है, ठीक है, अमेरिका में और भारत के, हमने कल बताया भी था कि कल ये पूरा जो है क्लियर किया था कि अमेरिका में राज्य कैसे बने और भारत में राज्य कैसे बने। तो इनके बारे में हमने ये भी बताया था कि जैसे कैसे भारत में जो है जैसे 500 लगभग 552 रियासतें थी, तो उनका विलय किया गया। उसमें भी बहुत सारी विलय की गई, कुछ आराम से की गई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, कुछ को ज़बरदस्ती विलय किया गया। तो कुल मिलाकर वो मतलब ओपनली ज़बरदस्ती नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो है देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हैदराबाद है, जूनागढ़ है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये रियासतें हमने बताया था कल इनके बारे में कि इनको थोड़ा दिक्कत हुई थी मिलाने में, हालांकि कुल मिलाकर मिला लिया था। अब जूनागढ़ का तो बताया था महावत खां, ठीक है, जो वो भी चाहता था, वो नहीं मतलब भारत में मिलना चाहता था। फाइनली वहाँ की जनता से क्या कराया गया? प्लेबिसाइट कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और फाइनली जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया? भारत के पक्ष में वोट दिया, और फाइनली वो जो है जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया जूनागढ़। हैदराबाद कौन था शासक यहाँ का? उस्मान अली यहाँ का शासक था। अब उस्मान अली पाकिस्तान में जाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि भारत में हम रहें। तो फिर वहां पर ऑपरेशन 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? हाँ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस कार्यवाही के माध्यम से ये सब जो है कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। तो अभी इस तरीके से पूरा ये जो है सभी। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को तो आपको पता ही है, इसमें भी हमने आपको बता दिया था, हरी सिंह शासक थे यहाँ के। और उसके बाद जो है इनको भी एक प्रकार से देखा जाए तो जब इन पर युद्ध हो गया पाकिस्तान के माध्यम से, फाइनली इन्होंने अपना जो है साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर,
तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर ये, लेकिन इनकी कुछ शर्तें रही थी, शर्तों के आधार पर इनका कुछ विलय हुआ, जैसे संविधान वाला जो भी था इनका सिस्टम, तो उस आधार पर इनका विलय हुआ। कुल मिलाकर इस तरीके से विलय हुआ। अभी अमेरिका में कैसे हुआ था विलय? अमेरिका में फिलाडेल्फिया में 13 राज्य उस समय थे। 13 राज्यों का एक समूह था जो मीटिंग हुई, और एक हमने ये भी बताया था कि कैसे व्यापार में दिक्कत होती थी, बिना सरकार के कैसे कैसे दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो एक मतलब सरकार बनाना चाहते थे, वो एक संघ बनाना चाहते थे, और ताकि वो अपना व्यापार कर सके, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर मीटिंग है, और मीटिंग हुई वो भी एग्रीमेंट के माध्यम से, एक दूसरे की मतलब सहमति से, मतलब जो है एकदम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है उनका विलय हुआ। मतलब समझ लीजिए विलय नहीं, सॉरी, ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अमेरिकी राज्य बने। उनको अलग होने का भी अधिकार था, जो उनका संविधान बना था उसमें अलग होने का, क्योंकि अलग होने का अधिकार इसलिए था क्योंकि कुछ राज्य मिलना नहीं चाहते थे। तो वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा भारत में था। भारत में अखंडता है, अलग होने का कोई चांस ही नहीं। एक बार मिल पाइए आप, एक बार आप कैसे भी मिल पाइए, फिर उसके बाद जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सिस्टम था, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में जो है ऐसा कर दिया गया कि आप अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 1861 का पूरा आपको घटना बताया था, जिसमें हमने बताया था कि जो है मांग उठी थी अलग अलग के लिए। मतलब जो ये अमेरिका में, ऐसे समझ लीजिए ये अमेरिका इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें जो ये किनारे वाले राज्य, इसमें भी ये वाले जो राज्य थे ये मांग करने लगे थे कि हम अलग रहेंगे। वहां पर एक्चुअली स्लेवरी सिस्टम को बैन किया जा रहा था। अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम को बैन किया जा रहा था, तो इस कारण जो है ये सब जो है घटनाएं घटित हुई। चलिए छोड़िए वहां पर, अब चलिए ये बात एक ओवरऑल राज्यों के गठन से संबंधित बातें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए, अब थोड़ा बहुत लिखते चलिए साथ में। अब इसमें जो है हमने बताया था संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। प्रकृति कैसी है? राज्यों का संघ तो हुआ संघीय प्रणाली, ठीक है। फिर उसमें ए पॉइंट लिखेंगे, एबीसी 3 पॉइंट लिख लेंगे। ए लिखेंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में वर्णित, अनुसूची 1 में वर्णित, अनुसूची 1 में वर्णित, अनुसूची 1 में वर्णित। फिर उसके बाद बी लिखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा लिखेंगे, मतलब वही सी पॉइंट लिखेंगे, जो राज्य क्षेत्र भारत में समय समय पर, जो राज्य क्षेत्र भारत में समय समय पर विलय किए जाएं, विलय किए जाएं। समय समय पर विलय किए जाए। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हुए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आर्टिकल 2 लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 लिख लीजिए। आर्टिकल 2 में लिखेंगे आर्टिकल 2, भारत, बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे आर्टिकल 2 के बारे में? आप क्या व्यू है आपका, बताइए क्या इसमें है, लिखिए इसमें। ये नहीं है। भारत में नए राज्यों का प्रवेश,
भारत में नए राज्यों का प्रवेश। संसद विधि बनाकर भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकेगी। संसद ऐसा विधि बनाकर कर सकेगी। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 2, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। फिर उसके बाद आर्टिकल 3 लिखेंगे। आर्टिकल इसमें लिखेंगे क्या होगा, इसमें बताइए। हाँ, ये भी बात है। इसमें ये लिखिएगा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन या निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का गठन। राज्यों के नाम, सीमा, राज्यों के नाम इसी में लिखेंगे। राज्यों के नाम, सीमा, कॉमा क्षेत्र, क्षेत्र का परिवर्तन। सपोज दैट जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, इसका कुछ प्रांत बांटा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए सपोज दैट ये बांटा जाता है, इसको जो है प्रशासनिक रूप से थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो कौन करेगा? संसद करेगी। और यह जो है अधिकार किसको है? संसद को ही। ये सीधी सी बात है आर्टिकल 3 के तहत कि संसद क्या कर सकती है? नाम परिवर्तन कर सकती है किसी भी राज्य का, सीमा को घटा सकती है या क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। एक कर सकती है, 2 राज्यों को एक कर सकती है। तो इस तरीके से जो है सब उसको अधिकार है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। फिर उसके बाद ये अधिकार तो है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा लिखिए इसमें, और अधिकार किसको है? संसद को है अधिकार। इसमें लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा है, अधिकार संसद को। फिर शर्त उसके बाद इसमें लिख लेंगे, शर्त क्या क्या रहती है। मान लीजिए ऐसा अगर होता है तो ऐसा विधेयक कैसे जो है प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसके बारे में शर्तें कैसे होंगी, तो इसके बारे में ये समझ लेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट शर्त में, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति, पहले ही ले लेना अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व उस विधेयक को राज्यों के पास भेजेगा, उस विधेयक को राज्यों के पास भेजेगा।
अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे जो राज्यों के पास भेजा जाएगा ऐसा कोई भी विधेयक, और मान लीजिए जो राज्य इस विवाद से ग्रसित है, मान लीजिए सपोज दैट तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है राज्यों की मानने के लिए। जो राज्य मान लीजिए बात, मतलब जैसे इसमें समस्या ग्रसित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है मान लीजिए जो भी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, उत्तर प्रदेश है मान लीजिए सपोज दैट इस तरीके से। अभी इसमें जो है उत्तराखंड भी शामिल कर दीजिए, उत्तराखंड भी, उसको भी शामिल कर दीजिए, और तब बात करते हैं हम लोग हैं। तो कैसे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को क्या है अलग करना हो, अब ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना है तो राज्यों को भेजा जाएगा। अभी राज्य क्या कहते हैं, हमको अलग ना करिएगा, हम अलग करने के सहमत में नहीं हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार को कि नहीं अलग हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए, जो भी कारणवश रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको बस समझ लेना है। तो इसमें थोड़ा लिख लीजिए, चाहे इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा लिखा देते हैं। भेजा जाएगा ये लिख लिया था, फिर उसके बाद जो थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जो इसमें प्रभावित हो रहा हो, जो इसमें प्रभावित हो रहा हो, जो इसमें प्रभावित हो रहा हो, उन राज्यों की राय की जाएगी। मतलब राय जरूर देंगे वो, ठीक है, अपनी अपनी भाई राय तो देंगे, राय की जाएगी, हाँ, राय ली जाएगी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। यद्यपि लिखिए, यद्यपि राज्यों की राय राष्ट्रपति के लिए, यद्यपि राज्यों की राय राष्ट्रपति के लिए अच्छा बाध्यकारी है कि नहीं है? हाँ, यद्यपि क्या लिखा था पूरा एक बार बोलना थोड़ा, यद्यपि, हाँ, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। अच्छा एक चीज और है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए राज्यों की राय मांगी जा रही है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति समय सीमा तय करेगा। अभी ऐसा नहीं है कि पता चला राय के लिए कहा गया आपसे, अभी विधेयक संसद में पड़ा हुआ है और राय मांगी गई आपसे, अब राज्य पता क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पड़ा रहने दो, राय हम देंगे जब इच्छा होगी तब दे देंगे। साल 2 साल 4 साल ऐसे ही पड़ा रहा। तो ऐसा नहीं है, राय जो है राष्ट्रपति तय करेगा कि कितने दिन में तुमको देनी है। मतलब ये नहीं कि तुम जो है सालों लगा दो, ऐसा नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति को ये पावर दे दिया गया, अथॉरिटी दे दी गई कि आप इसको निश्चित कर दीजिए कि ये कितने दिन में, अधिकतम जो है कितने दिन में राय देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद राय का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ठीक है, ये सिस्टम है। फिर संसद में प्रक्रिया लिख लीजिए। संसद में प्रक्रिया कैसे क्या होगी? संसद में प्रक्रिया, संसद में प्रक्रिया पहला लिखेंगे, संसद में प्रक्रिया मतलब कैसे ये चलेगा अभी देख। तो इसमें लिखिए साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा। हाँ, पहला पॉइंट लिख लेंगे इसमें। संसद में जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से चलेगी, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा। साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है।
हम आपको बताएंगे कि साधारण विधेयक क्या होते हैं, वो सब जो है सब पूरा जो है बाद में बताया जाएगा। अभी दूसरा लिखिए, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, संसद द्वारा ऐसा या ऐसे, संसद द्वारा ऐसे विधेयक, संसद द्वारा ऐसे विधेयक साधारण बहुमत द्वारा संसद में पारित होंगे। हाँ, क्या बोला था इसमें? साधारण बहुमत से, संसद द्वारा ऐसे विधेयक साधारण बहुमत से पारित होंगे। थोड़ा लिख लीजिए साधारण बहुमत क्या होता है, यहीं पर लिख लीजिए थोड़ा। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, तो इसके बारे में लिख लेंगे थोड़ा। इसे लिखेंगे उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करना। ठीक है, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा। अभी मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा का मतलब समझते हैं? जो मतलब सदस्य वोटिंग का राइट है जिनको। अभी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल भी बैठता है संसद में। अटॉर्नी जनरल बताया था हमने बैठता है कि नहीं बैठता है, लेकिन क्या उसको बोलने का अधिकार है? अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, राय देने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ये हमने बताया था। तो वोटिंग करने का अधिकार नहीं है तो वोट नहीं देंगे। अभी वहां पर जो भी उपस्थित हैं, अभी मान लीजिए सदन में कितने सदस्य टोटल हैं, जैसे मान लीजिए लोग, देखिए दोनों सदनों में पारित किया जाएगा, ये ध्यान रखना, और भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। जैसे लोकसभा में गया बिल ये, अब लोकसभा में जब बिल गया तो यहां पर सदस्य टोटल कितने हैं? 543 है वर्तमान में। अब 543 हैं तो इसमें जो है सभी उपस्थित नहीं हैं, कुछ संसद को सूचित करके अपनी लीव पर गए हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो है यहां पर अभी उपस्थित हैं 400 सदस्य उपस्थित हैं। तो उपस्थित सदस्य, इसमें 2 सदस्य, 1-2 ऐसे सदस्य हैं जो पता चला वोट नहीं कर सकते लेकिन राय दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो वो नहीं वोट कर सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है यहां पर। यहां पर क्या, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, मतदान करने योग्य यही सदस्य हैं, तो ये सदस्य जो है वोटिंग करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। यही सिंपल मेजॉरिटी कही जाती है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें सभी सदस्य होने चाहिए, उनको बुलाया जाता है सभी सदस्यों को, तब जाकर जो है विधेयक पारित होता है, तो वो विशेष बहुमत में चला जाता है। ठीक है, ये सिंपल मेजॉरिटी है, वो स्पेशल मेजॉरिटी में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक व्यू रहता है। तो आपको समझ में आया कि अगर राज्यों को, अब एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमको बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर नाम में परिवर्तन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्यों को ही अलग करना हो या राज्यों को गठन करना हो, दूसरे राज्य को अलग करने का मतलब वही गठन करना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य का गठन करना हो, 2 राज्य बनाना, तो ये बताइए क्या आपको लगता है कि संसद करेगी? ठीक है, ये आपको कंफर्म है कि संसद करेगी। अभी किस आधार पर करेगी ये पता है आपको? मतलब प्रक्रिया क्या रहेगी? बिल्कुल साधारण बहुमत से पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सही। ठीक, अब थोड़ा लिख लीजिए, नोट बनाकर लिखिए थोड़ा। आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 4 के अनुसार, हाँ इसमें लिख लीजिए, आर्टिकल 4 के अनुसार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत,
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आर्टिकल 4 के अनुसार, आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद द्वारा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग, संसद द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब समझे कि ये जो भी प्रक्रिया की जाएगी संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। अभी संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, इसका मतलब है आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस स्पष्ट ये बात है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल लिया कहाँ से गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना इसको जो है। तो इस तरीके से ये पूरा अब आपका जो है ये भाग 1 हुआ जाकर। फिर उसके बाद थोड़ा लिखेंगे, अब देखिए राज्यों का विलय जो है कैसे क्या हुआ है, तो इसके बारे में अब जानेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे राज्यों का विकास, राज्यों का विकास। राज्यों का विकास देखते हैं। राज्यों के विकास में लिखेंगे ठीक है, राज्यों का विकास। और इसमें पहला होगा ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश के हाथों में होंगे, ब्रिटिश प्रांत। फिर कुछ ब्रिटिश कमिश्नरी होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ब्रिटिश कमिश्नरी लिख लीजिए। तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिख लेंगे। तीसरा क्या होगा बताइए? बचता है केवल देसी रियासतें। तो इस तरीके से ये जो है ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार से राज्यों को हम लोग बांट लेते हैं। इसके बाद जो है तो ये हुए ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नरी और देसी रियासतें। इस तरीके से 3 भागों में हमने जो है राज्यों को बांटा। अभी देसी रियासतें क्या हुई, इनका प्रावधान क्या रहा था? देसी रियासतों का प्रावधान 3 इनके प्रावधान रहे थे। या तो ये स्वतंत्र हैं, बी भारत में विलय कर लें, सी पाकिस्तान में विलय कर लें। ये सब ऑफर दिए गए थे इनको, देसी रियासतों को। अब ये 3 प्रकार के ऑफर दिए गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये 3 प्रकार के ऑफर आए हैं कि या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ, स्वतंत्र हो, सीधी सी बात है। तो ये 3 प्रोविजन किए गए थे इनके लिए विशेष रूप से।
अब देखिए ये इस तरीके से बनाया गया था। फिर इसके बाद क्या किया गया था? इसके बाद राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। इसके बाद राज्यों को, पहले तो ये हो गया था, फिर 4 श्रेणी में बांटा गया। 4 श्रेणी में कौन कौन से बांटे जाएंगे? 4 श्रेणी में, चार श्रेणी में राज्यों को बांटा गया। अभी 4 श्रेणी में राज्यों को जो बांटा गया है उसमें देखिए ए, बी, सी और डी, इस तरीके से ये 4 श्रेणियां रहेंगी। तो इसमें पहले लिख लीजिए 4 श्रेणियों को, 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया। 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ए श्रेणी में लिखेंगे इसमें सभी थे ब्रिटिश प्रांतों के सारे राज्य, जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे। जैसे ऐसा था, तो आपको बता दें यहां पर 3 चीजें समझ लीजिए। एक ब्रिटिश प्रांत था, एक ब्रिटिश कमिश्नरी, जहां पर मतलब कमिश्नरी जो शासन था वो किसके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था, और बाकी जो है वो वहां का जो लोकल जो है जो शासक होगा वो चला रहा होगा, मतलब अधीनता इनके पास थी। ये रियासतें थी अलग अलग छोटी छोटी, इसमें लगभग 552 के करीब जो है रियासतें थी लगभग। तो इस तरीके से ये जो है अलग हो गया, ये इस तरीके, ये लेकिन पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रांत, मतलब ब्रिटिश का कब्जा एकदम कतई, अच्छा वाला कब्जा जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है ये 3 भागों में था। अब देखिए बटेगा 4 भागों में बटेगा। पहला हुआ ब्रिटिश प्रांतों के सारे राज्य, यानी इनके सभी राज्य जितने थे वो आ गए। फिर बी लिखेंगे, बी में लिखेंगे विधानमंडल वाले राज्य, विधानमंडल वाले राज्य, क्योंकि विधानमंडलें बन चुकी थी, विधानमंडल वाले राज्य। विधानमंडल वाले राज्य। सी लिखेंगे इसमें आ जाएंगे बिना विधानमंडल वाले राज्य जो होते हैं आपके। जिसमें आपके जो है जैसे जिन राज्यों में विधानमंडलें नहीं गठित हैं तो उस वो वाले राज्य हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे कमिश्नरी होंगे और प्लस इसमें जो है देसी रियासतें वगैरह थोड़ी बहुत आ जाएंगी भाई, और बात समझ में, इसमें देसी रियासतें वगैरह भी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन बिना विधानमंडल वाले राज्य आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद डी श्रेणी में रखा गया अंडमान, डी में रखा गया अंडमान को। इस तरीके से गठन हुआ एक ओवरऑल। अब एक काम करा लेते हैं, अब सबसे पहले राज्य का गठन करा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहला मैटर जो उछलेगा वो आंध्र प्रदेश का ही उछलेगा। अभी देखिए ये ध्यान रखिए क्या मैटर रहा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। अभी हेडिंग नहीं डालना है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है। अभी देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक्चुअली जब भारतीय संविधान बनाया गया तो बहुत से संविधान बन चुके थे उस समय। जैसे जब हम लोगों ने संविधान बनाया तो उस समय कई संविधान बन चुके थे, भारत में ही नहीं, मतलब विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में बहुत से संविधान बन चुके थे। अभी बहुत से पश्चिमी देशों में जो संविधान बने थे वहां पर उनका कॉन्सेप्ट था एक भाषा, एक देश, एक भाषा और एक धर्म का कॉन्सेप्ट था वहां पर। अब वहां की परिस्थिति के आधार पर सुटेबल
कह सकते हैं। अभी जनसंख्या भी वहाँ पर छोटा सा प्रांत है, तो ज़्यादा चैलेंज नहीं है। तो उस आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना एक संविधान बनाया, एक भाषा रखी वहाँ पर, जैसे फ्रेंच भाषा एक घोषित कर दी फ्रांस में, और फिर उसके बाद जो है एक संविधान बना दिया। अब इस तरीके से उसी में एक धर्म बना दिया। अभी ज़्यादा है ही नहीं इधर उधर का कोई, तो इस तरीके से बन गया। अभी भारत में विविधता ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब दिमाग में यही था कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो कि एक भारत, एक भाषा और एक धर्म होना, मतलब वो भी एक ही होना चाहिए, ऐसा विचार आया। लेकिन अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, जिसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा आपका ये है कि एक भाषा की बात की गई। जब एक भाषा की बात की गई तो अभी उत्तर भारत में तो हिंदी बोली जाती है, अभी दक्षिण भारत में या कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ अंग्रेजी भी बोली जाती है या अदर भाषा भी बोली जाती है। तो एक भाषा का कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल रहा है लागू करना। अभी कैसे क्या रहा है कि दिमाग में यही था कि चलिए थोड़ा बहुत विरोध होगा और बाकी सब ठीक निपट जाएगा सही से। होता क्या है, कभी भी किसी चीज़ को किसी व्यक्ति पर थोपने का मतलब है, जैसे आप ये कह दीजिए किसी पर कि आप इस चीज़ को सीख लीजिए, तो वो हो सकता है सीख ले। यदि उस व्यक्ति पर कह लीजिए आपको सीखना ही पड़ेगा, तो वो भड़क जाएगा, क्यों हमको सीखना पड़ेगा, भाई पड़ेगा, क्या आवश्यकता है। तो इस आधार पर क्या कहा गया कि हिंदी आपको पूरे भारत में लागू की जाएगी। अभी इस बात पर जो है विरोध चलने लगा। साउथ में हिंदी डाउन डाउन के नारे लगने लगे, क्योंकि वहां पर तो हिंदी चलती नहीं है, तो हिंदी डाउन डाउन के नारे चलने लगे, धरना प्रदर्शन चलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी आपको 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। अभी 14 कैसे आए, ये ऐसे ही आई जब बहुत से विरोध हुए। देखिए, ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इसमें पहला राज्य कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। बिल्कुल सही बताएं, आंध्र प्रदेश पहला राज्य आएगा। अब इसमें डालिए आंध्र प्रदेश का गठन, लिख लिया हेडिंग, आंध्र प्रदेश का पहले गठन कराते हैं। हाँ लिख लीजिए आंध्र प्रदेश का गठन, हेडिंग डाल लीजिए। अब ये एक व्यक्ति है पोट्री श्री रामल्लू। अभी देखिए, भारत में पुराना कॉन्सेप्ट रहा है कि जब धरना करते करते एक आधे निपट जाते हैं तभी बात सुनी जाती है। अभी धरना बहुत चरम सीमा पर आंध्र प्रदेश में चल रहा था, नेतृत्व तो कर रहे थे पोट्री श्री रामल्लू, ये अनशन में बैठे हुए। बाद में इनका निधन हो गया। जब इनका निधन हो गया बात ज़्यादा बिगड़ गई, और फाइनली जो है तब जाकर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया, पहला राज्य। इनको कहा गया कि तुम स्पेशल रूप से तुमको गठन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत मैटर बिगड़ गया था। अभी भारत ये भी नहीं चाहता था, भारत की संघ सरकार ये नहीं चाहती थी कोई राज्य अलग हो जाए, क्योंकि अब अलग तो नहीं होने देंगे। आपकी कंडीशन शर्तें कुछ भी रहे, वो हल्का फुल्का मान ली जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी, जबरदस्ती मनवाई जाए, मतलब जैसे मतलब कब्जा किया जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन अलग नहीं किया जाएगा आपको। अलग का अब सवाल ही नहीं उठता कि जब अब एक सब हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि पोट्री श्री रामल्लू को जो है इनकी मृत्यु हो गई धरना प्रदर्शन पर, और फाइनली जो है सरकार ने क्या किया, इनकी बात मानी। लेकिन हाँ, बात मानी, लेकिन इनके मरने के बाद मानी, पहले नहीं मानी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आज भी रहता है। हालांकि तो फाइनली जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, और आंध्र प्रदेश अपनी भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन किया गया। और तो फिर उसके बाद एक उसी में बना था धर आयोग। अब धर आयोग जो बना था वो 1948 में बना था। क्वेश्चन पूछा जाता है धर आयोग से संबंधित। अभी धर आयोग जो है, इसने क्या किया था, इसने भाषाई आधार पर जो राज्य, धर आयोग पहले लिख देते हैं,
ये धर आयोग 1948। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मना कर दिया। इसने कहा ये उचित नहीं है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। फिर उसके बाद जो है जेवीपी समिति, ठीक है, जेवीपी समिति मतलब जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, तो यही पूरा जो है जेवीपी समिति थी। तो इसके माध्यम से बाद में कुछ प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये बाद में एक्सेप्ट किया गया कि चलिए ठीक है। लिखिए, अब इसमें थोड़ा आंध्र प्रदेश में लिखिए थोड़ा, फिर उसके बाद मिल करते हैं। आंध्र प्रदेश में लिखेंगे नेतृत्व, हाँ नेतृत्व लिखेंगे। मतलब किसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का जो है नेतृत्व किया था, तो ये नेतृत्व लिखेंगे। आंध्र प्रदेश का नेतृत्व किया था पोट्री श्री रामल्लू ने। लिखेंगे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फिर लिखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसकी जो है जो 1953 में बनाया और 1955 में रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 1955 में दी है। तो ये इस तरीके से। और उसके बाद लिखेंगे, इसी में लिख लीजिए, यही जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ये लिख लीजिए, पीटी का क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग ये लिख लीजिए आपने, फिर ब्रैकेट में ये लिख लेना कि 1953 में गठन और 55 में, हाँ ये लिख लिया, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे न्याय फजल अली, न्याय फजल अली, न्याय फजल अली न्याय फजल अली अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना है, ये ठीक है, अध्यक्ष थे। सदस्य थोड़ा लिख लीजिए, सदस्य भी कुछ कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। सदस्य इसके जो है लिखिए हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। दूसरा लिखेंगे सदस्य के एम पडिक्कर, के एम मणिक्कर, के एम मणिक्कर। आयोग है कुछ लिख लीजिए, बस केवल ऐसे लिख लीजिए। धर आयोग लिख लीजिए, जो वो लिखा था धर आयोग, बस कभी कभी पूछ देते हैं, सन पूछ देते हैं। हाँ धर आयोग लिख लीजिए नीचे, धर आयोग, डेट डाल लीजिए 1948। क्वेश्चन पूछा जाता है धर आयोग किससे संबंधित है, हाँ 1948। धर आयोग में लिख लेंगे, थोड़ा लिख लेंगे हल्का सा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखें, ब्रैकेट में लिखिए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना किया, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना किया,
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना किया। एक लिख लीजिए जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जेवीपी। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है समिति जो है इनकी बनी थी, जेवीपी समिति। बस ये लिख लीजिए, बस इंपॉर्टेंट है ऐसे, जेवीपी समिति लिखिए बस, इसमें सन लिख लीजिए 48 बस। फिर उसके बाद लिखेंगे लिखिए परिणाम। सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार, देखिए परिणाम आपने लिखा, उसमें क्या लिखा है? सरकार द्वारा, लिखेंगे सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार। सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार। अब देखिए ये क्या सिफारिश देगा जेवीपी समिति, देखिए कौन सी सिफारिशें स्वीकार हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले एबीसीडी के आधार पर राज्यों का गठन अस्वीकार, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के आधार पर राज्यों का गठन जो होगा ये मान्य है। अब सीधी सी बात है कि जो आपका हमने नहीं बताया था ए बी सी और डी, जो बताया था हमने कमिश्नरी और ये वो सब जो इस तरीके से पूरा बताया था, तो इस आधार पर राज्यों का गठन मना कर दिया गया कि इस आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अभी राज्यों का गठन कैसे होगा? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से। कुछ यूनियन टेरिटरीज रहेंगी यानी यूटी रहेंगी, और कुछ क्या रहेंगे? राज्य क्षेत्र रहेंगे, कुछ मतलब राज्य रहेंगे, ऐसे बात समझ, स्टेट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यों की जो बात कही गई तो ये बात स्वीकार की गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है ये परिणाम निकला कि सरकार जेवीपी सिफारिश से जो है स्वीकार हुई। तो इसमें आप कुछ लिखना चाहें, किस तरीके से लिखना चाहेंगे बताइए? अपने हिसाब से लिख लीजिए, जैसे लिखना चाहें समझने के लिए। हमने यही तो लिखा है, सरकार द्वारा सिफारिश से स्वीकार, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन सी सिफारिश से स्वीकार हुई है। एबीसीडी के आधार पर, देखिए लिख लीजिए एबीसीडी के आधार पर, एबीसीडी के नोट बनाकर लिख लीजिए, एबीसीडी के आधार पर राज्य का वर्गीकरण समाप्त, एबीसीडी के आधार पर राज्य का वर्गीकरण समाप्त। फिर लिखिए नया वर्गीकरण, नया वर्गीकरण संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर। नया वर्गीकरण में क्या था? राज्य एवं क्या आपने लिखा है? हाँ, संघ एवं आप ऐसे लिखिए राज्य एवं, थोड़ा ये अभी क्या कितना लिखा है आपने, क्या लिखा है? नया वर्गीकरण के आगे बताइए कितना लिखा है? बस, तो संघ हटाइए, इसे लिखिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है।
संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर गठन का प्रावधान। जब सरकार द्वारा देखिए अब सिफारिशें स्वीकार हो गई हैं, अब ये सिफारिश स्वीकार हुई है, ध्यान रखना जो हमने आपको लिखाया है इसमें, तो ये स्वीकार हुई है, तो फिर क्या होगा, 7वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 7वां लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 और या प्लस लिख लीजिए, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में प्रस्तुत, या सॉरी प्रस्तुत नहीं, संसद द्वारा पारित लिख लेंगे। तो बात समझ में आई कुछ, थोड़ा बहुत, कि राज्यों का देखिए, अब थोड़ा एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा लिख लिया है तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पहला क्या हमने बताया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया, 7वां संविधान संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। ये दो काम किए गए, अब दोनों जो है विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए और फाइनली संसद द्वारा पास हुए, और फाइनली क्या हुआ, 1966 में तीन राज्यों का गठन हुआ। देखिए ध्यान रखना, तीन मतलब गठन हुए तीन, तो देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। अभी देखिए ये यूटी बना है, ठीक है, चंडीगढ़ क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। इस तरीके से आप लिख लीजिए इसको, चंडीगढ़ यूटी बना है। और 1971 में कौन बना था, हिमाचल प्रदेश। ये सब राज्यों का गठन हो रहा है। एक्चुअली पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ लेकर बहुत विवाद था, फाइनली 1966 में विवाद इनका जो है सुलझ पाया है, समझ लीजिए। अभी इनका हाईकोर्ट यही है, इन्हीं से जो है पूरा जो है संचालित होता है। अच्छा, 1956 में कितने राज्यों को बनाया गया था, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को बनाया गया था, ये ध्यान रखना। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, 1956 में जब वही पुनर्गठन आयोग यही सब जो है हुआ है, तो उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित संघ शासित प्रदेशों को जो स्वीकार किया गया, मतलब 6 यूटी और 14 राज्य बनाए गए। धीरे धीरे बढ़ते रहे, जैसे 71 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 72 में लिख लीजिए, 72 में लिखिए असम,
फिर लिखिए, मेघालय राज्य बना है, मेघालय भी बना है, मिजोरम बना है, मेघालय राज्य था, मिजोरम यूटी बना है, हाँ मिजोरम यूटी बना है। अरुणाचल प्रदेश जिसको कहा जाता था नेफा, अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हाँ, नेफा किस प्रदेश का पुराना नाम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। फिर लिखिए, मणिपुर त्रिपुरा ये राज्य बनाए गए, मणिपुर त्रिपुरा राज्य बनाए गए। ये सब 72-73 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे, ये इतना बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद लिखेंगे 1986 से 87, 1986 से 87, ये लिख लीजिए 1986-87 में इनका पूर्ण रूप से गठन हो गया, अरुणाचल, मिजोरम और गोवा। वैसे गोवा जो है 1961 में पुर्तगीजों से आज़ाद हुआ था, ये ध्यान रखना। और उसके बाद पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था। ये कब अलग, ये मतलब कब जो है समझौते के आधार पर हुआ था? 1954 में। अभी सबसे बाद सबसे यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन आया भारत में? पुर्तगाली आया। और सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली ही गए हैं, ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर लीजिए। 1861 में, सॉरी 1961 में पुर्तगीज किसको छोड़े हैं? गोवा को, पुर्तगाल यानी पुर्तगीज, ठीक है। तो ये गोवा को छोड़कर गए हैं। 54 में फ्रांस गए हैं, 54 में लास्ट फ्रांस गया है समझौते के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में गए हैं सबसे, गोवा। सबसे पहले आए भी थे, वास्को डी गामा ही तो सबसे पहले आया था 1498 में, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद जो है ये तीनों हो गए आपके। फिर लिख लीजिए फिर लिखिए सन 2000। अब 2000 में कौन कौन बने हैं? हाँ, और बताइए उत्तराखंड, और लिखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और बिहार और झारखंड में विभाजन हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और बिहार का हमने क्या बताया? विभाजन किसके साथ? झारखंड के साथ, बस ठीक है, इतना आपको। फिर लिख लीजिए 1954। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं जो। 1954 इसमें लिखेंगे डैश करके। पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी का समझौते के आधार पर, पुदुचेरी का समझौते के आधार पर भारत में विलय। पुदुचेरी का समझौते के आधार पर भारत में विलय। पुदुचेरी का समझौते के आधार पर भारत में विलय। पहले किसके अधीन था पुदुचेरी?
फ्रांस के अधीन। ठीक है, कब किस सन में हुआ है ये, अभी बताया ना 1954। लिख लीजिए, डेटेड लिख लीजिए, थोड़ा फैक्ट्स हैं, आते हैं फैक्ट्स, टीचर्स वगैरह में तो फैक्ट्स ही आते हैं, अदर एग्जामों में भी। तो 1954 में जो है भारत में विलय हुआ इसका जो है। लिखिए, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, हाँ इसी में आगे, मतलब आगे लिखेंगे, आगे थोड़ा और, मतलब लाइन छोड़ते जाइए, ऐसे लिख लिया है, और फिर उसके बाद नीचे लाइन लिखिए। दादरा नगर हवेली या किसके अधीन था, इसको ब्रैकेट में लीजिए, पुर्तगीज के अधीन, पुर्तगीज के अधीन या पुर्तगाल के अधीन, पुर्तगीज के अधीन। देखिए इसका भी मैटर समझ लीजिए, ये क्या, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली ये पुर्तगाल के अधीन था। इसका मैटर गया कहाँ गया, यूएन में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब मैटर गया तो वहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला आया था भारत के पक्ष में आया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो उस आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर जो है इसको भारत में मिला लिया गया, विलय हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, दादरा नगर हवेली में अंतर्राष्ट्रीय, इसने ये लिख लिया था आपने कि पुर्तगीज के अधीन। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारत के पक्ष में निर्णय के द्वारा फिर लिखेंगे 1961 गोवा, गोवा लिख लेंगे, ऐसे गोवा लिख लेंगे। ब्रैकेट में 1961, ये किसके अधीन था गोवा, बस वही लिख लीजिए, पुर्तगीज के अधीन, ब्रैकेट में लिख लीजिए पुर्तगीज के अधीन। वे पुर्तगाली कैसे भागे हैं ये बताइए पहले, पुर्तगीज कैसे भागे हैं यहां से, गोवा से, क्या प्रक्रिया अपनाई गई होगी जिससे ये आजाद हुआ है, पुलिस कार्यवाही, इस पर जो है लाठी चार्ज हुआ, तब जाकर भागे हैं, ऐसे नहीं भागे हैं। यानी सीधी सी बात है, पुलिस कार्यवाही, इसमें लिख लीजिए पुलिस कार्यवाही से, पुलिस कार्यवाही, इसको आजाद किया गया। और दमन द्वीप को क्या बनाया गया, दमन द्वीप को यूटी बना दिया गया। तो इस तरीके से पूरा जो है फिर उसके बाद जो है जैसे सिक्किम था, सिक्किम का भी 35वां संविधान संशोधन हुआ और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से फिर उसको मिला लिया गया। तो ये सिक्किम का भी एक मतलब जो है, सिक्किम एक स्वतंत्र प्रांत था, वो भी भारत में जो है विलय के माध्यम से संसद के द्वारा बना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है पूरा एक आपका जो है प्रोसेस समाप्त हुआ आपका। आप थोड़ा मेन से संबंधित जो है उसको लिखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन वाली क्लास यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।